साल 2020 का आज आखिरी दिन है और ये साल बहुत तसल्ली बख्श रहा। मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ इस साल के अच्छा गुजरने की और कामना करता हूँ कि आप सबका आने वाला साल 2021 भी अच्छा हो और हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी आने वाला साल जो है और शांति और अमन और खुशहाली लाए। 2020 की हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे ताज़ा जो खबर रही वो सबसे पहले डीडीसी और बचे हुए बीडीसी और यूएलबीज़ के जो चुनाव थे, अपने आप में एक बहुत बड़ी मेगा एक्सरसाइज थी जो बिल्कुल स्मूथ और पीसफुल गुजरी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके ऑफिसर्स, बहादुर जवानों ने, सीएपीएफ और जो आर्मी की तैनाती हमारे साथ रहती है, सब ने मिल कर के बहुत अच्छा काम किया। मैं सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। लोगों की तरफ से बहुत बड़ी कोऑपरेशन रही, उत्साह के साथ कैंडिडेट्स ने, लोगों ने हिस्सा लिया। मैं उनको भी शुक्रिया कहना चाहता हूं। नतीजे ओवरऑल बहुत अच्छे रहे, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही और ये लार्जेस्ट एवर कंडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह था, उस हालात में जबकि पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि बार बार ये अटेम्प्ट करता रहा कि इस चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए। नगरोटा में पाकिस्तान से दाखिल होकर के इस तरफ आया हुआ आतंकी दस्ता जो मारा गया, आपको याद है। उसके बाद पुंछ के रास्ते से पुशाना में जो दस्ता भेजा गया वो मारा गया। कश्मीर के अंदर लगभग आधा दर्जन ग्रेनेड जगह जगह पर फेंके गए, लकली जिसमें कोई नुकसान सिविलियन का या फोर्सेस का नहीं हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के बाद गांदरबल में जो ग्रेनेड फेंका गया उसमें सीआरपी के 2 बहादुर ऑफिशियल हमारे जो है वो शहीद हुए। इस एक्सरसाइज के अलावा मैं जो ओवरऑल साल के अंदर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन रहे उनका डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुल मिलाकर के 100 से ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में हुए। 90 के करीब ऑपरेशन कश्मीर में और 13 ऑपरेशन जम्मू की तरफ हुए। 225 दहशतगर्द इसमें मारे गए, जिसमें 207 कश्मीर में और 18 दहशतगर्द जम्मू के एरिया में मारे गए। इन दहशतगर्दों में 46 टॉप कमांडर्स थे जो हर तंजीम को अगर ए प्लस और ए प्लस प्लस कैटेगरी लेके चलें तो वो शामिल हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हर तंजीम का टॉप कमांडर मारा जा चुका है और जो इक्का दुक्का बचे हैं उनके लिए कोशिशें जारी हैं कि वो भी लोगों की जान माल के साथ खेलना बंद करें, लोगों की जान लेना बंद करें। इसके साथ साथ जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अलावा जो पुलिस का एक अहम हिस्सा जो मिलिटेंसी को ज़िंदा रखने के लिए, मिलिटेंसी को चलाने के लिए जो उनके टूल्स हैं उनको टारगेट करना, इसमें उनके कोरियर्स, अलग अलग मॉड्यूल्स में काम करने वाले लोग जो ग्रेनेड फेंकने का काम करते हैं, हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, पोस्टरबाजी जो जगह जगह पर धमकियां देने के लिए पोस्टर लगाते हैं उस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको पहुँचाते हैं। 635 ऐसे जो OGW और टेररिस्ट एसोसिएट हैं उनको पकड़ा गया, जिसमें से 56 लोग ऐसे हैं जिनको PSA में बुक किया गया। 426 वेपन इन पूरे ऑपरेशन के दौरान अलग अलग किस्म के पकड़े गए। इसके अलावा जो अम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव मटेरियल जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया इन वेपन्स के अलावा, उसकी तादाद बहुत बड़ी है, बड़ी मकदार में वो सामान भी पकड़ा गया। इस सारी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमारे पुलिस के 16 जांबाज लोग जिन्होंने अपनी जान निशावर की,
और CAPF और आर्मी के 44 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी शहादत काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान लोगों की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की शहादत दी। मैं उनको अपनी तरफ से सल्यूट पेश करता हूँ, ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। ओवरऑल अगर टेररिज्म का ग्राफ देखें तो इसमें गिरावट आई है। 2018 और 19 के मुकाबले में अगर देखें तो बहुत बड़ी गिरावट टेररिस्ट रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है उसमें देखने को मिली है। और अगर कामयाबी का ग्राफ देखें तो पहले के मुकाबले में काफ़ी ऊपर गया है। सिविलियन की किलिंग्स, जो बेगुनाह लोगों को टेररिस्ट मारते रहे, अलग अलग वजहों से निशाना बनाते रहे, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, उनकी तादाद 38 है, जबकि पिछले साल 44 थी। उसमें गिरावट रही, मगर दुख की बात है कि अभी भी सिविलियन लोगों को पाकिस्तान के इशारे पे जहां आतंकी निशाना बना रहे हैं, और ख़ास तौर पे उस वक़्त जब ये प्रक्रिया इलेक्शन की शुरू होने वाली थी, लोगों को डिस्करेज करने के लिए ये सिलसिला किलिंग्स का थोड़ी देर के लिए बढ़ गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग पहले से थोड़ा कम हुई है, मगर फिर भी दुख की बात है कि हम लोग जिस तरह का काम अंजाम देते हैं उसके चलते हमारे बहादुर साथियों को हमें खोना पड़ता है, मगर पहले से ये तादाद कम हुई है। टेररिस्ट रैंक्स में जो रिक्रूटमेंट हुई 18 के मुकाबले में तो बहुत कम, मगर 19 के मुकाबले में थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हुई। मगर पॉजिटिव साइड ये रही है कि उसमें से 70% लोग या तो ज्वाइन करने के बाद मारे गए या गिरफ्तार किए गए। हमारी कोशिश रही कि जो नए लड़के मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं उनको डिसुएड किया जाए गलत रास्ते से। बहुत सारे लोगों को हम लोग वापस लाने में कामयाब हुए। उनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा। इसमें 46 ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग गिरफ़्तार किए, जो आतंकी बन चुके थे मगर उनको हमने गिरफ़्तार किया, और 76 ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करने के बाद मारे गए। इसके माने ये हैं कि जो टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ है वो पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। ये कहीं भी 3 दिन से लेके 3 महीने ज़्यादातर रही। जो ज्वाइन किया नया, ज़्यादातर 3 दिन से लेके 3 महीने के अंदर ही न्यूट्रलाइज हो गया या फिर पकड़ा गया। इसके चलते लोगों ने बहुत कोऑपरेशन दी, और जो लोग वापस लौट के आए घरों में बैठे हैं, जिनका मैं जिक्र इस फिगर्स के बीच में नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा हैं, उनके दोबारा उस रास्ते पे जाने की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। 2 दर्जन के करीब ऐसे केस भी हैं जिनको हमने बिना कानूनी कार्रवाई के ही बाहर लाया और वापस उनको घर वालों को सौंपा है। घर वालों के साथ अच्छे से रह रहे हैं। सीज़ फायर की वायलेशंस का अगर जिक्र करें तो बहुत बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशंस को एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया। जब जब सीज़ फायर वायलेशंस बढ़ी, उसके बीच में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करी, मगर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और उसके चलते मुझे खुशी होती है बताते हुए कि जो इन्फिल्ट्रेशन इस साल हुई वो पिछले 3-4 सालों में सबसे कम है। इन्फिल्ट्रेशन बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बावजूद भी पाकिस्तान बढ़ा नहीं सका, और इसीलिए लोकल रिक्रूटमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। और जो लोकल रिक्रूट बना रहे थे उनके लिए हथियार भेजने के नए तरीके पाकिस्तान ने ईजाद किए, जिसमें ड्रोन के ज़रिए से वेपन भेजने की कार्रवाई, ड्रोन के ज़रिए से एक्सप्लोजिव मटेरियल भेजने की कार्रवाई, और 1-2 केसेस में ड्रोन के ज़रिए से कैश भेजने की कार्रवाई भी उनकी तरफ से करी गई। मगर मुझे खुशी है ये कहते हुए कि उनके ज़्यादातर अटैम्प्ट हम लोगों ने फॉइल किए। हम लोग सर्विलेंस के सिस्टम के ज़रिए से जो नज़र रखते थे, जो एक्टिविटीज़ रास्ते में इंटरसेप्ट करने की हमारी रहती हैं, हमें बहुत बड़ी कामयाबी उसमें मिली। और लगभग 1 दर्जन ऐसे केस जो वेपन ड्रॉपिंग के, एक्सप्लोजिव ड्रॉपिंग के, वो हम लोग उनके फॉइल कर चुके हैं और वो हथियार पकड़ चुके हैं। चाहे हाईवे के ऊपर हो, चाहे बॉर्डर के बाद, ड्रॉपिंग के बाद जब ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके दौरान हो। कुछ एक जगहों पे तो नारकोटिक्स को भी ड्रोन्स के ज़रिए फेंका गया। तो ये नार्को टेररिज्म की एक नई शेड जो पाकिस्तान ने तैयार करी है, उसका भी काफ़ी अच्छे तरीके से जहाँ पर जो कार्रवाई हुई उसको काउंटर करने में मैं सराहना करता हूँ पुलिस की और फोर्सेस की, जिन्होंने मिलकर के इस फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया।
इसके अलावा कुछ 36 मॉड्यूल ऐसे जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ बस्ट किए पुलिस में, जिसमें कुछ 100 के करीब लोग और काम करते थे जो टेररिस्ट के मॉड्यूल्स के तौर पे, जिसमें नार्को टेरर के मॉड्यूल भी शामिल हैं, पैसा कोरियर करना एक जगह से दूसरी जगह मिलिटेंसी के लिए लेके जाना, उस तरह के लोग भी शामिल हैं, और ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाइयाँ जो रही जो उसमें जो लोग शामिल थे वो भी इसमें शामिल हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जो 2020 के दौरान मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहता हूं और इसके लिए लोगों को, आवाम को फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूं। बहुत समझदारी से लोगों ने काम लिया है। अभी तक जो हुर्रियत, जमायती, सेपरेटिस्ट एलिमेंट लोगों को वर्गला के लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ले जाते थे, लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते थे, उसमें इतनी बड़ी गिरावट आई है कि जो पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है कि लोवेस्ट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स इस वक्त आ गए हैं। 75% उसमें गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल 584 इंसिडेंट थे, 584, इस साल सिर्फ 143 इंसिडेंट्स हुए, और वो भी ग्रेविटी इंटेंसिटी इतनी कम थी कि किसी भी जगह पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग के दौरान अगेन जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके साथ वो बहादुर सिपाही ऑफिसर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से काम कर रहे हैं, उनको इसका श्रेय जाता है और लोगों को इसका श्रेय जाता है कि एक भी कैजुअलिटी लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग के दौरान नहीं हुई। 0 कैजुअलिटी ड्यूरिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो अपने आप में मिसाल है। पिछले साल भी ये मिसाल कायम हुई, मगर पिछले साल 2 लोग लॉ एंड ऑर्डर के दौरान ज़्यादा करीब आके जब वो टकराए, या कुछ एक जगह पे क्रॉस स्टोन पेल्टिंग के केसेस में किसी को पत्थर लगा, उसकी 17 दिन के बाद मौत हो गई, जहाँ कोई गाड़ी के ऊपर ही कूद गया, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी से गिरा और चोट लगी। सिर्फ और सिर्फ 2 कैजुअलिटी पिछले साल लॉ एंड ऑर्डर में हुई थी, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन में नहीं हुई थी, अपनी नालायकी की वजह से या अपनी नाअहलियत की वजह से, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर में ज़्यादा ओवर एक्साइट होकर के आगे चलते हैं उस वजह से हुई थी, वरना पिछले साल भी 0 कैजुअलिटी थी। दूसरा और खुशी की बात ये रही कि ऑपरेशंस के दौरान कोलेटरल डैमेज लगभग 0 के बराबर रहा। कश्मीर के अंदर श्रीनगर में बटमालू में ऑपरेशन में एक औरत की जान गई थी क्रॉसफायर के दौरान। उसके अलावा तमाम तर ऑपरेशन बिल्कुल साफ रहे, और बहुत ही अच्छी बात जो पहले नहीं थी वो देखने को मिली कि ऑपरेशंस के दौरान लोगों का कॉन्फिडेंस फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर बढ़ा है। ये पहली बार हुआ है कि इस साल 12 दहशतगर्द चलते हुए ऑपरेशन के दौरान हमारे सामने सरेंडर हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस की बात है, ट्रस्ट की बात है कि अगर कोई चलते हुए ऑपरेशन के दौरान भी सरेंडर करता है तो उसकी जान का किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसकी मिसालें आप लोगों ने अपने टीवी चैनल्स के ज़रिए से रिकॉर्ड भी करी, लोगों तक पहुंचाई भी। ये सिलसिला हमारा आने वाले टाइम में भी जारी रहेगा कि कोई भी शख्स, अगर कल भी उस बच्चे ने एक ने कोशिश करी, कल जो लावेपुरा में इनकाउंटर चलता रहा, मगर उसके ऊपर उसी के साथियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कल मैं GOC का इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने किसी चैनल को दिया, फिर उसको दौड़ करके वापस जाना पड़ा और अंत वो भी उसी ऑपरेशन में मारा गया, वरना कल भी एक बच्चे ने उसमें कोशिश करी कि वो सरेंडर करे। तो ये ऑपरेशन और लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी की बात है साल 2020 में कि किसी भी तरह का कोलेटरल डैमेज और किसी की जान इसमें जाया नहीं हुई। जान तो दूर की बात है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में इंजरीज़ होती, सैकड़ों की तादाद में जाती थी, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इंजरीज़ हैं वो भी 100 के ऊपर नहीं गई, ना फोर्सेस के केस में ना सिविलियंस के केस में। उसके अंदर अंदर छोटी मोटी किसी को अगर लगी, किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, फर्स्ट एड वस्ट एड टाइप। कभी होते हैं बच्चे ऑपरेशन या इसके आसपास जब कोई सिचुएशन बनती है, छोटी मोटी पत्थरबाजी की कार्रवाइयाँ कहीं कहीं हुई, जिसका मैंने जिक्र किया। 143 इंसिडेंट टोटल लॉ एंड ऑर्डर के, जहाँ स्टोन पेल्टिंग भी कहीं कहीं रही, मगर इंटेंसिटी बहुत ही कम थी और लोग किसी तरह का उसके अंदर इंजरीज़ की तरह की कोई शिकायत भी कहीं से ज़्यादा नहीं आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नई चुनौती का सामना किया, कोविड-19। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिशन मोड में काम किया, लोगों के बीच में जाके
अपने खतरे की परवाह कहीं कहीं करते हुए, कहीं परवाह न करते हुए, शुरू में उस लेवल की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी जिस लेवल की प्रिपेयर्डनेस चाहिए थी। काम ऐसा है आपका कि आप लख जतन करें तो भी अपना एक्सपोजर अवॉइड नहीं कर सकते थे। बहुत सारी जगहों पे पुलिस ने मिशनरीज़ की तरह काम किया, लोगों को दवाइयाँ पहुँचाना, लोगों को राशन पहुँचाना, ज़रूरतमंदों को घर से उठा के हॉस्पिटल तक ले जाना, उनकी ज़रूरतों में काम आना, NGOs को बीच में शामिल करना, नौजवान बच्चों को, लड़कों को बीच में साथ लेकर के चलना, ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात थी। मैं यूँ कहूँ कि कोविड की अगर एक पॉजिटिव साइड रही, पुलिस और आवाम का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हुआ, लोग एक दूसरे के और ज़्यादा करीब गए। जहाँ पर रवायती तरह की प्रेयर्स अदा करने का हमेशा एक सिलसिला रहता था कि वहाँ पर मस्जिद में बहुत बड़ी भीड़ होगी, मंदिर में बहुत ज़्यादा जो सेलिब्रेशन जो बड़े बड़े फंक्शंस के दौरान हुई, मगर पुलिस और सरकार की अपील के ऊपर लोगों ने हर तरीके से तावन दिया और पुराने जो नज़रिए थे उनको बदल करके कोविड प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो हैं रिलीजियस फंक्शंस और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट किया गया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं कहीं सख्ती भी करनी पड़ी, मगर वो सख्ती अगर आवाम के इंटरेस्ट में हो तो मैं समझता हूँ कि वो जायज़ है। मगर बहुत अच्छे से इस अमल को अभी तक निभाया है और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आइंदा भी लोगों का ताउन इसी तरीके से मिलता रहेगा। पुलिस ने एक और बहुत बड़ा काम इसमें किया कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खुद ही चले गए। हमारे अलग अलग यूनिट्स ने अपने कोविड सेंटर जगह जगह पे सेटअप किए। मुझे ये खुशी है कि किसी भी आर्मड पुलिस के यूनिट में या फिर पुलिस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस के यूनिट में हमें जितनी ज़रूरतें थी उससे ज़्यादा इंतज़ाम हमने खुद करके रखा। हमारे किसी जवान को ऐसी दिक्कत नहीं आई। दवाइयों का इंतज़ाम, बाकी सब चीज़ों का इंतज़ाम, सैनिटाइजर्स का इंतज़ाम, कोविड बेड्स का इंतज़ाम, हर तरह का इंतज़ाम पुलिस ने विद इन करके रखा। जहाँ तक कि R&D में अपनी ही सैनिटाइजिंग टनल्स बनाई, अपनी ही मशीनें तैयार करी जो आपके हैंड सैनिटाइज़र को होल्ड कर सकें और वो काम कर सकें, अपनी ही और इस तरह के इंतज़ाम अपनी वर्कशॉप्स के अंदर पुलिस ने किए, जो मुझे लगता है कि उस वक्त बाज़ार से लेना शायद मुमकिन नहीं था, मगर शुरू में सब ज़रूरतें हम अपने लेवल पे पूरी कर सके। मुझे ये कहते हुए तकलीफ़ हो रही है कि इस कोविड का सामना करते हुए, अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए भी हमने अपने 15 साथियों को खोया है। जम्मू कश्मीर के 15 लोग कोविड शहीद के खाते में शामिल हुए क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देते हुए कहीं ना कहीं किसी न किस तरह का एक्सपोजर उनको कोविड का हुआ, जिसके चलते 15 लोगों की जानें गई। लगभग 3,500 लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए और उनका ट्रीटमेंट हुआ और मुझे खुशी है कि उसमें मेजॉरिटी लोग रिकवर कर चुके हैं। अभी दोनों एरियाज़ की तादाद अगर लेके चलें तो मुश्किल से 50-60 लोग हमारे ऐसे हैं जो अभी कोविड पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ठीक हो चुके हैं। प्लाज्मा डोनेशन की बात आई तो पुलिस सबसे आगे बढ़ कर के निकली। काफ़ी हमारे जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया ताकि बाकी लोग जो इस बीमारी में उस वक़्त इससे अफेक्टेड थे उनके इलाज के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके। ड्रग्स की एक और बड़ी चुनौती दहशतगर्दी के साथ साथ पैदा हुई। जैसा मैंने कहा कि ड्रग्स का जो सिलसिला है, पाकिस्तान मिलिटेंसी को फंड करने के लिए, मिलिटेंसी को चलाने के लिए इस्तेमाल करता रहा। ड्रग्स का सिलसिला उन आकाओं के लिए जो मिलिटेंसी की सरपरस्ती करते हैं उनको पैसा पहुंचाने के लिए किया गया। नार्को टेररिज्म के केसेस बहुत सारे हमारे सामने आए, आधा दर्जन के करीब बहुत बड़े केसेस जहां पर नार्को टेररिज्म के पकड़े गए। इसमें सबसे बड़ी कैच अर्निया के सेक्टर में 62 किलो के करीब हीरोइन की थी। कश्मीर में 12 किलो के करीब एक ही जगह ये जो हीरोइन पकड़ी गई हंदवाड़ा में, उसके बाद बडगाम में रिकवरी हुई, कुपवाड़ा में रिकवरी हुई, जम्मू में अलग अलग जगहों पर रिकवरी हुई, पुंछ में रिकवरी हुई। इस तरह की जो इसकी ड्राइव हमारी रही, जो नारकोटिक्स ट्रेड जो पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। 1132 केसेस हमने नारकोटिक्स के रजिस्टर किए और 1672 इसमें गिरफ्तारियां करी। 35 PSA भी इस खाते में जो हैं वो लगाए गए। और जो रिकवरीज़ की अगर बात करें तो 152 क्विंटल हीरोइन इस साल के दौरान जो है वो पकड़ी गई। 222 क्विंटल जो है ओपीएम पॉपी डेरिवेटिव्स जो है इस साल पकड़े गए। 563 क्विंटल चरस और गांजा जो इस साल पकड़ा गया। 3 लाख बोतल्स पकड़ी गई
और इसके अलावा जो इंटॉक्सिकेटिंग इंजेक्शंस और बाकी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उसकी तादाद भी काफ़ी बड़ी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और जितने भी नार्को ट्रेड के, नार्को टेररिज्म के केसेस थे, बहुत सारे केसेस वर्कआउट किए, बहुत सारे केसेस चलान भी किए गए और बहुत सारे केसेस में जम्मू कश्मीर से बाहर जा कर के भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई ताकि पूरी चेन, सप्लाई चेन इनकी जो है उसको क्रश किया जा सके। ओवरऑल अगर बात करें क्राइम की तो 26,879 केसेस जो हैं वो इस साल में रजिस्टर हुए। कोई 13,000 के करीब इधर और 13,000 के करीब ही कश्मीर में केसेस लगे। दोनों जगह 26,000 के करीब जो केसेस हैं वो रजिस्टर हुए। इनमें पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेट करके चलान कर दिए गए हैं। बहुत सारे केसेस एडवांस स्टेजेस के ऊपर हैं। इसके साथ साथ जो महिलाओं के ख़िलाफ़ क्राइम और बच्चों के ख़िलाफ़ जो क्राइम है उसके ऊपर ख़ास हम लोगों ने कोशिश की कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पे अटेंड किया जाए। महिलाओं के लिए स्पेशल जो सेंटर्स खोलने की प्रक्रिया है उसको अमल में लाया गया। इस बार 8 थाने हमने सिर्फ वुमेन पुलिस स्टेशन जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर वो स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा कुछ थाने अभी और शुरू करने वाले हैं। वन स्टॉप सेंटर की कार्रवाई भी इस वक्त अमल में लाने की कोशिश की जा रही है, जिस पे किसी भी तरह का अगर क्राइम महिला के ख़िलाफ़ होता है तो सेंटर के ऊपर उनको पुलिस की, हेल्थ की, सोशल वेलफेयर की हर तरह की सपोर्ट जो है वो एक पॉइंट पे मिलेगी। वो प्रक्रिया इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस ने और IRP ने बहुत पिवटल रोल अदा किया पूरे इस साल के दौरान। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में, सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, सब जगह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मैं जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के बहादुर जवानों को और अफसरों को शाबाशी कहना चाहता हूँ। ट्रैफिक पुलिस ने बहुत बड़ा काम इस साल के अंदर किया। 3,72,000 चालान उन्होंने किए और 17 करोड़ से ज़्यादा जो रेवेन्यू चालान से फ़ाइन की फॉर्म में जो है उसको रियलाइज़ किया गया। उसके अलावा व्हीकल का सीजर्स की जो वायलेशंस में शामिल होते हैं बहुत बड़ी तादाद है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी जगह जगह उन्होंने चलाए। CID के विंग ने बहुत अच्छा काम किया। 70,000 के करीब पासपोर्ट वेरिफिकेशन और 13,000 के करीब सर्विस वेरिफिकेशन लोगों की सेवाओं को मद्देनज़र रखते हुए वो की गई। और क्राइम ब्रांच ने भी अपना इस साल के दौरान बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश करी। कोई 88 केसेस उन्होंने स्पेशल नौबियत के जो हैं उनको तफ्तीश किया। 36 केसेस उन्होंने चलान किए। CCTNS जो आने वाले सिस्टम में बैकबोन बनने जा रहा है ICJS की, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, उसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस IG क्राइम की तरफ से रखा गया। उसमें काफ़ी हद तक हम लोग उसको फंक्शनल करने में कामयाब हो गए हैं। थोड़ी सी चीज़ें और रही हैं। जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस इस वक्त इस प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसके बचे हुए हिस्से भी हम लोग फंक्शनल बना सकेंगे ताकि अवाम की खिदमत और उनकी जो सर्विसेज हैं उनको और बेहतर किया जा सके। इसके साथ साथ साइबर फोरेंसिक्स के एरिया में क्राइम ब्रांच की तरफ से हम लोग साइबर एक्सीलेंस का सेंटर बनाने जा रहे हैं। इस वक्त उसके लिए कोई अच्छी जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, जिसके चलते हम लोगों ने पुलिस एकेडमी के अंदर अभी साइबर फोरेंसिक्स की लैब जो है सेटअप कर दी है। हमारे वहाँ पर जितने भी ट्रेनीज ऑफिसर्स वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है साइबर फोरेंसिक्स के एरिया में। और एक बहुत बड़ी नई कामयाबी जो इस साल के दौरान रही, ANTF एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट करी क्राइम ब्रांच के अंदर, जो नारकोटिक्स के बड़े केसेस की तफ्तीश करने के लिए और नारकोटिक्स के ट्रेड के ऊपर नज़र रखने के लिए काम करेगी। उन्होंने साल के दौरान काफ़ी अच्छा काम किया। बाकी विंग्स जितने भी पुलिस के हैं उनकी भी बहुत सराहनीय कार्रवाई रही, अच्छा काम किया। मैं सबको अपनी तरफ से शाबाशी देता हूं और शुक्रिया कहना चाहता हूं। इसके साथ वेलफेयर की एक्टिविटीज़ अगर पुलिस की देखें तो इतना जो काम करते हुए सेंसिटिव नेचर का जो हमारे जवान ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी वेलफेयर की ज़रूरतें, उनके करियर की ज़रूरतें जो हैं उनको देखना हमारा फ़र्ज बनता है। 7,000 के करीब प्रमोशन जो है इस साल के अंदर अलग अलग रैंक्स के अंदर करी गई। उसके अलावा
कोई 3,400 के करीब इंसिटू प्रमोशन जो हैं वो की गई। और SRO केसेस में जहां हमारे साथी शहीद होते हैं उनके बच्चों को रोज़गार देने का मसला आता है, 114 अपॉइंटमेंट्स SRO के तहत करी गई और 36 अपॉइंटमेंट्स ऑपरेशनल ग्राउंड्स के ऊपर जहां अच्छा काम करने के लिए किसी की सर्विस को सराहना करते हैं उसमें SPO या फॉलोअर को सिपाही बनाने की बात आती है, 36 इस तरह की अपॉइंटमेंट्स करी गई। हेल्थ के सेक्टर को जैसे मैंने पहले कहा हमने और मजबूत करने की कोशिश की है। हमारा ट्रॉमा सेंटर बहुत बड़ी स्केल पे इस वक्त श्रीनगर के अंदर जेर तामीर है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पुलिस हॉस्पिटल हैं बेहतरीन काम रहा उनका, जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पे पुलिस और पुलिस पर्सनल और उनके परिवारों को अच्छी सेवाएं दी गई। कोविड-19 के दौरान बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो किए गए, फैमिलीज़ को जो एडिशनल सुविधाएं देने का इंतज़ाम था वो भी पुलिस हॉस्पिटल्स के ऊपर किया गया। और हम लोगों ने जैसे मैंने कहा पुलिस हॉस्पिटल के साथ भी अपने कोविड आइसोलेशन सेंटर और बाकी चीज़ें पुलिस के लिए बनाई, जिसके चलते हम लोग अपनी ज़रूरतें जो हैं उनको अच्छे तरीके से मीट कर पाए। ट्रेनिंग के ऊपर फोकस दिया गया, ट्रेनिंग के कोर्सेज अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स ने करे, इसमें कोई 2000 के करीब अलग अलग रैंक्स के लोगों को स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी गई और 2071 लोग ऐसे इस वक्त हमारे हैं जो बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद लगभग इस वक्त तैयार हैं। साल 2021 शुरू होने के साथ ही उनकी पासिंग आउट परेड्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जल्द ही वो हमारी फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे और हमारी जो काम करने की जो क्षमता है उसको और ज़्यादा जो है वो बढ़ाएंगे। इसमें 5 DYSP शामिल हैं, 583 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं और 1483 कांस्टेबल हैं जो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं और जल्द ही ट्रेनिंग मुकम्मल करके पुलिस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ पर ज़रूरतें थी उनको बढ़ावा दिया गया। जैसा मैंने कहा 8 वुमेन पुलिस स्टेशन नए जो हैं वो डेडिकेट किए गए। 300 के करीब हम लोगों ने और छोटी बड़ी इमारतें बनाई जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स थी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 28 पुलिस स्टेशन और चौकियां जो हैं उनको और नए सिरे से रेनोवेट किया गया। सिविक एक्शन में बावजूद कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम लोगों ने सितंबर ऑनवर्ड करी ताकि एक मायूसी का माहौल जो कोविड के बाद पैदा हुआ था उसको काफ़ी हद तक दूर किया जा सके। हम लोगों ने बहुत सारी यूनिटी रन्स ऑर्गेनाइज करी जो एक कार्यक्रम ऑल इंडिया लेवल के ऊपर चल रहा था। 10 हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो हैं उन्होंने 5000 से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट दिया सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत। जश्न डल हम लोगों ने जो बार बार आगे बढ़ रहा था उसको मुकम्मल किया। इसके अलावा हम लोगों ने पैडल फॉर पीस में कोई 600 बच्चे कश्मीर से श्रीनगर से रजिस्टर हुए जिन्होंने साइकिल रेस के अंदर हिस्सा लिया। 1368 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने भारत दर्शन टूर के ऊपर भेजा। 1300 से ज़्यादा पब्लिक के साथ जो हमारी इंटरेक्शंस रहती हैं अलग अलग जगहों पे ताकि समाज के इश्यूज़ को उनके साथ डिस्कस किया जा सके, उनके ऊपर विचार वटांदरा करके उनको सॉल्व किया जा सके, वो रही। इस बार जो क्रिकेट लीग के मैचेस इतने पॉपुलर हो गए कश्मीर में कोविड के बाद में कि मुझे लगभग सब जगह पे जाने का मौका मिला। हम लोगों ने श्रीनगर से शुरू किया था प्रीमियर लीग और श्रीनगर के बाद तो वो सिलसिला थमने पर नहीं आ रहा था, ठंड की वजह से उसको रोकना पड़ा। हम लोगों ने उसके बाद गांदरबल शुरू किया जिसमें 68 टीम्स ने हिस्सा लिया। हम लोग उसके बाद बांडीपुर गए, बांडीपुर 200+ टीम्स ने हिस्सा लिया 4 स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। पूरे कश्मीर के लोग उसमें शामिल हुए और कुछ 7000 के करीब लोग एक ही जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। बडगाम में क्रिकेट लीग किया गया, हंदवाड़ा में किया गया, कुपवाड़ा में किया गया, अवंतीपुर में किया गया। साउथ कश्मीर का पूरा एरिया के लिए वुमेन क्रिकेट लीग अनंतनाग में हुआ और मेन क्रिकेट लीग भी अनंतनाग में हुआ। कोई ऐसा एरिया जम्मू का या कोई ऐसा एरिया कश्मीर का जो है वो इसमें खाली नहीं रहा जहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी तरह की एक्टिविटी ना हो। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं अलग अलग जगहों पे पुलिस के माध्यम से बच्चों को प्रमोट करने के लिए, लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए भी की गई। इस साल के दौरान ये रिकॉर्ड ईयर है हमारी
फोर्स के वेलफेयर के ऊपर खर्चा करने का। 77 करोड़ हमने अपने जवानों के ऊपर खर्च किया उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए। और किसी भी एरिया में एक भी किसी की अर्जी, किसी की दरखास्त आज पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग नहीं है। इसमें जो हमारे सर्विंग पर्सनल है उनके लोन्स की स्कीम, सर्विंग पर्सनल के ट्रीटमेंट की, मेडिकल ट्रीटमेंट का, जो रिटायर्ड हुए उनके रिटायरमेंट गिफ्ट, जो एसपीओ जख्मी हुए या एसपीओ शहीद हुए उनके लिए जो रिलीफ दिया गया, जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवारों को जो रिलीफ दिया गया एक्स ग्रेशिया की फॉर्म में या स्पेशल वेलफेयर रिलीफ में, वो शामिल है। और एसपीओ जो ज़्यादातर इग्नोर हो जाता था, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 4.28 करोड़, 4.28 यानी 4.25 करोड़ अमाउंट इस वक्त एसपीओ के ऊपर खर्च किया गया उनकी अलग अलग तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए। ये मुझे खुशी है आपको बताते हुए। और 1600 के करीब हमारे जो बच्चे हैं शहीदों के, सर्विंग पर्सनल के, जिनको अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप और जो एजुकेशन में उनकी हम मदद करते हैं उसमें उन केसेस को कवर किया गया। सो ये नहायत ही खुशी की बात है कि इतना काम करते हुए हम अपने जो बहादुर जवान हैं उनके परिवारों का और उनका जो अच्छे से ख्याल रख पाए। रिकॉग्नाइज करते हुए इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशंस जम्मू कश्मीर पुलिस को मेडल्स की फॉर्म में मिली पिछले 2 साल के अंदर, मुझे लगता है कि ये तमाम तर पिछले अरसे का रिकॉर्ड है। 930 मेडल जम्मू कश्मीर पुलिस को अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड किए गए। और ये खुशी की बात है कि अभी कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो पहले आर्मी को ही मिलते थे, अभी कीर्ति चक्र हमारे भी जो बहादुर जवान या ऑफिसर अच्छा काम करते हैं उनको दिया जा रहा है। हमारे शहीद अब्दुल रशीद काला जो टंगदार के रहने वाले हैं उनको कीर्ति चक्र मिला इस साल के अंदर। शौर्य चक्र हमारे शहीद अमन ठाकुर जिनकी कुलगाम में शहादत हुई ऑपरेशन के दौरान, उनको शौर्य चक्र मिला। कमल किशोर हमारे जो श्रीनगर में शहीद हुए उधमपुर रियासी के रहने वाले हैं उनको भी शौर्य चक्र मिला। और एक हमारे और बहादुर ऑफिसर डीआईजी अमित कुमार जो एक ऑपरेशन में जख्मी हुए थे, लगभग 7 महीने दिल्ली में ट्रीटमेंट में रहे और अभी वापस श्रीनगर डीआईजी का काम कर रहे हैं, उनको भी शौर्य चक्र इस साल के दौरान मिला। सो ये काबिल तारीफ बात है। इस तरीके से गैलेंट्री के अलग अलग मेडल जिसकी तादाद मैं पहले बता चुका हूँ बहुत बड़ी है। हम लोग इस अच्छे काम के लिए पुलिस की सराहना करते हुए इनको अवार्ड देने के लिए जहाँ की लोकल गवर्नमेंट एलजी साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्ट्री को शुक्रिया कहना चाहते हैं कि वो हमारी बहादुर फोर्स की सेवाओं को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उनको मेडल से अवार्ड करते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग एक्टिविटी में हमारे जो अचीवर्स हैं उसमें कुलदीप हांडू को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। खालिदा बानो ने नेशनल वुशू में सिल्वर मेडल हासिल किया। ये दूसरा अचीवर हैं जो हमारे फोर्स की तरफ से इस वक्त के दौरान भी। बाकी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में हिस्सा लिया, किसी में सिल्वर, किसी में ब्रॉन्ज, किसी में गोल्ड मेडल हासिल किए। मैं उन सबको मुबारक देता हूं कि बहुत अच्छी कारकर्दगी कोविड के बावजूद भी हमारी रही। और हमारा ब्रास बैंड जो बहुत मशहूर है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड बहुत डिमांड में रहता है। इसको हम लोग पिछली बार गुजरात भी भेजे थे प्ले करने के लिए, अभी इनको दिल्ली भेजे थे पीछे, और अलग अलग जगह पे ये परफॉर्म करते रहते हैं। इन्होंने इस बार ऑल इंडिया कंपटीशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया जम्मू कश्मीर का जो ब्रास बैंड है। मैं पुलिस के जो स्कूल हैं उनको भी कम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पुलिस के स्कूल्स की रही और उन स्कूलों ने शिक्षा के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में एक्सेलेंस प्राप्त करते हुए जो बाकी नेशनल लेवल के कार्यक्रम रहे उन हर तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ये ओवरऑल ब्यौरा है जो मैंने आप लोगों के साथ हाइलाइट्स जो हैं जिनका शेयर किया साल 2020 का। अगर आपके कोई सवाल हैं तो यू आर वेलकम। और दूसरा सवाल सर, कई सारे हमने
सर कई सारे हमने बच्चे देखे अभी भी जो रोड्स पर और कई सारे नाकों पर जो खड़े होते हैं, उनके लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि काफी थ्रेट जो है वो बन रहा है बच्चों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। सर दूसरा सवाल, कल जो लावेपुरा में एक एनकाउंटर हुआ है, उसमें जो उनके घर वाले हैं उन्होंने कुछ खदशात दिखाए हैं, क्या उसके लिए कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस करने वाली है? थैंक यू सर। आपका पहला सवाल कि नार्को कितनी बड़ी चैलेंज है, ये वाकया में बहुत बड़ी चैलेंज है। अगर टेररिज्म के बाद कोई दूसरी चैलेंज का जिक्र करें तो वो नार्को टेररिज्म की जो चैलेंज है वो सामने उभर के आ रही है। दो वजह है इसकी, एक तो मिलिटेंसी को जिंदा रखने में नार्को ट्रेड का हिस्सा है, और दूसरा जो हमारा यूथ है उसकी बर्बादी की वजह पाकिस्तान बन रहा है नार्को ट्रेड के ज़रिए से। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही फ्रंट्स के ऊपर इस चुनौती को आड़े हाथों लेना बहुत ज़रूरी है। ये पुलिस के लेवल पर ही अगर इसको डील करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी एफर्ट्स शायद काफ़ी नहीं होंगी। इसमें जो सिविल सोसाइटी की तरफ से भी बहुत बड़े ताउन की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट की जो बाकी एजेंसीज़ इस एरिया को डील करती हैं उनको भी इसके अंदर चिप इन करना होगा। मगर हम इस चुनौती को अच्छा जवाब दे पाए हैं 2020 में, और हमारी कोशिश रहेगी कि 2021 में इससे भी बेहतर परफॉर्म करें। कल के ऑपरेशन का जो आपने जिक्र किया, उसमें बहुत बार माँ बाप को पता नहीं होता है कि बच्चा घर से निकला है तो क्या जो कह के गया है उसी जगह पे है या किसी और जगह पे है। अगर कहीं गोलीबारी चल रही है और आप जिक्र कर रहे हैं कि बच्चा यूनिवर्सिटी में है या यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने गया है, तो उसका उस जगह पे होने का क्या तुक बनती है जहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है। मैंने कल जीओसी का इंटरव्यू भी सुना जिसमें उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से कार्रवाई सारी की सारी हुई। हम लोग फिर भी जो उसके माँ बाप ने एक बच्चे के कहा है उसको देख लेंगे, अगर उसमें कोई सदाकत हुई तो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मगर मेरे जो इनिशियल इम्प्रेशन इस ऑपरेशन को लेके मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन ठीक तरीके से हुआ है। बाकी अगर कुछ चीज़ सामने आएगी तो उसको ज़रूर हम लोग अच्छे से देखेंगे। आराम से एक क्वेश्चन सर, देश विरोधियों की बात तो हमने आपसे सुन ली, मैं देशभक्तों की बात करूंगा। पहला तो जो एसपीओज है उसके लिए आपने 4.25 करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन अभी भी उनकी रेगुलर पॉलिसी के लिए कुछ नहीं हुआ, हर साल ये आवाज उठती रहती है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक रिस्क अलाउंस होता है जो कि हमारे जवानों को मिलता है, वो महीने का 75 रुपए मिलता है, जबकि सेम अलाउंस हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको 12,000 रुपए मिलता है। तो यूटी बनने के बाद भी ये भेदभाव क्यों है, और क्या नए साल में आप रेजोल्यूशन लेके आएंगे? आपका शुक्रिया कि आपने हमारे जवानों की, हमारे एसपीओज की चिंता की, और मैं समझता हूं कि हम लोग एसपीओ की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको पहले से बहुत बेहतर कर पाए हैं, और इसको और बेहतर करने की गुंजाइश है आने वाले टाइम में, और उसके ऊपर कोशिश करेंगे। जवानों का जो रिस्क अलाउंस जिसको आपने 75 रुपये कहा है, उसके अलावा हमें एक हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है जिसका आपने जिक्र नहीं किया है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो मैं समझता हूं कि जो हमें मिल रहा है वो काफ़ी है, और जो हमारे ज़्यादा हाई रिस्क ड्यूटीज़ के ऊपर लोग हैं, मेरी सिर्फ उनके लिए कोशिश है कि उनके लिए और कोई स्पेशल अलाउंस लाया जाए। हमारे लिए जितने अलाउंसेज मिल रहे हैं वो काफ़ी हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, कल जो ऑपरेशन हुआ लावेपुरा में, उसमें जीओसी किलो फोर्स जो एचएस शाही साहब हैं, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि ये हाईवे पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से पुलिस का बयान जो प्रेस रिलीज के जरिए जो आया है, उनका कहना है कि ये जो लड़के थे ये हमारे टेररिस्ट की लिस्ट में थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कंट्राडिक्शन हो रहा है बयानों में? देखिए, पहला तो ये कि जीओसी बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, और आई हैव नो रीजन टू डिस्प्यूट कि उन्होंने जो कहा वो गलत होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर दहशतगर्द आपकी लिस्ट में शामिल हो। पहले लड़का घर से दौड़ता है, फिर वो भागता है, फिर घर वाले रिपोर्ट करने आते हैं, जहाँ आपको अपने जराये से पता चलता है, फिर वो लिस्ट में चढ़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि हर लड़का जो मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुका है आपकी लिस्ट में हो। सर, ये डीआईजी की पोस्ट जो है वैकेंट पड़ी हुई है, मैक्सिमम टाइम से मैक्सिमम पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है, तो इसमें सर इसमें कोई पुलिसिंग में कोई दिक्कत नहीं आती? दिक्कत आती तो है, ये बात सही है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंटरनल लिटिगेशंस की वजह से जो हमारे ऑफिसर टाइमली जिनके सीनियरिटी के डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाते तो वो इम्पैनल हो के डीआईजी बन गए होते,
वो एक लंबी फाइट कोर्ट कचहरियों की अब हम लोग निपटा करके इनके सिक्योरिटी के इश्यूज़ सॉर्ट आउट कर पाए हैं। अभी इनकी इम्पैनलमेंट के इश्यूज़ अवेटेड हैं और मुझे लगता है कि जितने डीआईजी हमें चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा डीआईजी हमारे पास अवेलेबल होंगे जल्द ही। सर, आपने कहा कि 26,000 से ज़्यादा केसेस जो है नारकोटिक्स के एफआईआर किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं, लेकिन अगर ये जो सवाल है ये मेरा नहीं है, ये आम जनता का सवाल है। अगर देखा जाए गली मोहल्ले में, कूचों में, वहाँ पर लोग आम साफ देखा जाता है कि वहाँ पर लोग ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं। उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि आम जनता काफ़ी परेशान है, युवा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर बिगड़ रहा है और उसी से ज़्यादा क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। पहले तो आपकी फिगर गलत है 26,000 केसेस की। 26,000 नॉर्मल क्राइम रजिस्टर हुआ है, नारकोटिक्स का क्राइम नहीं है। नारकोटिक्स का क्राइम 1132 केसेस टोटल रजिस्टर हुए हैं। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे केसेस में 1672 लोग पकड़े गए, 35 लोग पीएसए में बुक किए गए और ये ड्राइव अभी भी बराबर जारी है। और मैंने ये भी कहा कि गली मोहल्ले कूचों में अगर ऐसे केसेस देखते हैं तो लोगों को पुलिस का और ताउन करने की ज़रूरत है। हम मिल कर के इस चुनौती को और बेहतर तरीके से जो है इसका सामना कर सकते हैं। सर एक सवाल मेरा सर, 2020 का जो साल है, कोरोना की नज़र से देखें तो हर कोई जो है 2020 को भूल जाना चाहेगा, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के कामों को देखें, अभियानों को देखें तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। सर 2021 अब आगे है, सर क्या कुछ टारगेट्स हैं जो आपने सेट किए हैं, क्या कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो आपके सामने आने वाली हैं? देखिए, सबसे बड़ा टारगेट 2021 में यह है कि जो अमन जहां तक हम ला सके हैं इसको और मजबूत करना, और उस दिशा में जितने भी प्रयास किए जाएं वो कम पड़ते हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरी तरह कमिटेड रहेंगे कि हम क्राइम के ग्राफ को और नीचे लाएं, नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें, काउंटर टेररिज्म को और अच्छे तरीके से डील कर सकें, ताकि पाकिस्तान के इशारे पे जो दहशतगर्दी पाकिस्तान की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से जहाँ पर चल रही है, उनके पिट्ठू और उनके अपने भेजे हुए दहशतगर्द जो जहाँ पर दहशतगर्दी चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको और सख्ती से निपटा जाए, ताकि लोगों को अमन का माहौल पहले से ज़्यादा बेहतर मिले। हमारे बच्चों को अपना कैरियर बनाने का, पढ़ने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और ज़्यादा बेहतर मौका मिले। हमारी माएँ बहनें जो हैं वो पहले से ज़्यादा सिक्योर माहौल के अंदर जहाँ पर चल सकें। ये सारे टारगेट्स हमारे आने वाले वक्त में रहेंगे और ये भी टारगेट रहेगा कि अवाम के करीब जो हम लोग 2020 में पहुँचे हैं, इससे और ज़्यादा अवाम के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों। So for last 1 week there are repeated incidents of grenades throwing at certain religious places and recoveries have been made. So do you read any pattern? There is a specific sinister plot being hatched by the handlers across the Pakistan. बिल्कुल पैटर्न है इसमें। अभी जो पुंछ में हमने टेररिस्ट मॉड्यूल पकड़ा, उनको टारगेट दिया गया था किसी एक रिलीजियस प्लेस के ऊपर ग्रेनेड फेंकने का। कल का जो इंसिडेंट हुआ वो भी हमारे सामने, हालांकि नुकसान नहीं कोई हुआ। इससे पहले श्रीनगर में एक इंसिडेंट सुनने में आया था, उसमें भी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, इंसिडेंट वहाँ पर हुआ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिज़ाइन दहशतगर्दी के साथ साथ यहाँ कम्यूनल फ्लेयर अप करने की हमेशा रही है, जहाँ के अवाम ने, लोगों ने, पुलिस ने, फोर्सेस ने मिल कर के इसका तगड़ा जवाब दिया है। आने वाले टाइम में भी हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो इस तरह के नापाक साजिशें पाकिस्तान की सरजमीन से उठती हैं उनको हम कुचलें, उनका अच्छे से जवाब दें और आने वाले टाइम में भी हम अपना आपसी भाईचारा जो है उसको और मजबूत कर सकें। सर इसी से रिलेटेड एक सवाल सर जो कल जो हीरानगर में हुआ है, अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत, क्या ग्रेनेड था, मतलब किस तरह, क्या इंसिडेंट क्या था? उसके बारे में बात बाद में करेंगे। अभी जितना इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ उसका जिक्र मैंने कर दिया। मुझे अच्छे से सुना नहीं आपने। मैंने कहा कि 36 मॉड्यूल ऐसे बस्ट कर चुके हैं हम पूरे साल के अंदर, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग शामिल थे और बाकी कार्रवाई जारी है। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है
जो बिना एक्शन के गया है पुलिस की तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि पुलिस सक्षम है आने वाले टाइम में भी ऐसी एक्टिविटी को अच्छे से हैंडल करेगी, कर करेगी। ये है कि आतंकी संगठन अपने ऑफशूट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। टीआरएफ एक्टिवेट हुआ है, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स एक्टिवेट हुआ है, और भी आतंकी संगठन लगातार एक्टिवेट हो रहे हैं। वो कितनी बड़ी थ्रेट मानते हैं आप? देखिए, ये थ्रेट को मैं नई थ्रेट नहीं मान रहा हूँ। इनकी माँ एक है और ये आगे उसकी औलाद हैं। ऑफशूट्स जितनी मर्जी हो जाएं, काम एक है इनका, तस्वीर एक है इनकी। इसलिए कोई ये नई चुनौती नया नाम देने से पैदा नहीं हो जाती है। हमें पता है कि टीआरएफ, गजनवी, फजनवी जितने पैदा हो रहे हैं, ये जैश और लश्कर के अंदर से ही इनको पैदा किया जा रहा है। जितने दहशतगर्द 2020 में टीआरएफ से नाम से मारे गए, जब उनकी पहचान होती थी तो वो अलबदर के, एचएम के, लश्कर के, जैश के निकलते थे। तो नाम इनको कोई भी दे देंगे आप, मगर ये एक ही बाप की औलाद हैं, एक ही माँ की औलाद हैं, और वो पाकिस्तान है। और इनका एक ही काम है, जहाँ पर लोगों की जानो माल को नुकसान पहुँचाना, जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना, और हम इनके खिलाफ बिना नाम की परवाह किए काम अपना सख्ती से करते रहेंगे। Sir, you said that now, terrorists, their focus area was Kashmir Valley. Now they are also trying to, stoke communal tension here in Jammu region. Sir, do we have any, figures that how many active terrorists, any figure of the active terrorists here in Jammu region? And, because in the recent past, we have seen, as Mohit ji was saying, that there have been recoveries of grenades, and yesterday also there was one grenade attack on a temple. So do you think that now terrorists are trying to focus on Jammu region and they are trying to revive? I feel happy about the fact that there were around a dozen terrorists active in Jammu region. That number has come down to 3 now, and those 3 are in Kishtwar district, and we are tracking them, we are chasing them, and I'm sure one day we will be successful soon. Other than that, I haven't got any report about any new person joining from any other district of Jammu. But yes, they have some sleeping cells, some modules, as I said, working as OGWs, working underground as transporters, as couriers, and as executors of minor incidents of grenade throwing and all. We are keeping a strict watch, and we have already taken action against those who have been identified by us. In Jammu city, and has the security of the main temples and other religious places been increased here? That is always under review. That is part of the local police. That is always under review. सर अजय साल बड़ा अच्छा रहा, टेररिस्ट भी काफी मारे हैं, मगर पुलिस की बात करें, पुलिस के लिए नई मॉडर्न गैजेटरीज और वेपनरी की बात की जाए, किस तरह से आने वाले साल के लिए क्या प्लानिंग है, कि क्या खास इक्विपमेंट्स खासतौर पर पुलिस के लिए आने वाले हैं, जिससे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन या बाकी चीज़ों के लिए आपको मदद मिलेगी? पुलिस की मॉडर्नाइजेशन के लिए और इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ऑगमेंट करने के लिए साल 2020 के दौरान अलग अलग तरह की गैजेटरी हम लोगों ने जो अभी तक इंट्रोड्यूस करी है, उसमें अलग अलग तरह की ड्रोन्स शामिल हैं। इवन कोविड की सर्वेलेंस के लिए हर ज़िले ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। हम लोगों के पास एक नहीं बल्कि अलग अलग किस्म के ड्रोन अवेलेबल हैं। नगरोटा के दोनों एनकाउंटर्स के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कश्मीर में ऑपरेशंस के दौरान हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं लोगों पे, लॉ एंड ऑर्डर पे नज़र रखने के लिए। जब मिलिटेंट एक्टिविटी टारगेट हाउस के इर्द गिर्द चलती है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। इसके अलावा हम लोग बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। बाग बगीचों के अंदर अगर टेररिस्ट कार्रवाई होती है तो वहाँ पर ऐसे घुसने से ख़तरा ज़्यादा रहता है, और उसमें हमने कुछ एक ट्रैक्टर वहाँ पर इंट्रोड्यूस करे हैं, उनकी तादाद और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वेपनरी हमारे पास हर तरह की जो ज़रूरत की है जिसमें टेररिस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की, वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो चीज़ें हमारे साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की स्पेशल KORTs काम करती हैं, उनके पास भी आला तरह का सामान अवेलेबल है जो ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल में ला रहे हैं। अभी जो आपके बुलेट प्रूफ क्रेन जिसका इस्तेमाल होता है ऑपरेशन के ऊपर एरिया को क्लियर करने के लिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं और उनका हम इस्तेमाल वहाँ पर कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ बंकर और गाड़ियाँ पहले से तादाद उनकी बड़ी है और इसके ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश हमारी हो रही है।
फिर जो सर्विलेंस के जो साधन होते हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को नज़र रखते हैं, जहाँ OGW एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उन मशीनों का जिक्र तो मैं नहीं कर सकता हूं, मगर वो हमारे पास पहले से ज़्यादा अवेलेबल हैं। फोरेंसिक्स के ज़रिए जो टेररिज्म को फाइट करने की ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग साइबर फोरेंसिक्स के टूल अलग अलग तरह के इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। आज जम्मू में भी अवेलेबल हैं और कश्मीर में, दोनों एरियाज़ में अवेलेबल हैं। तो वो हर ज़रूरत जो हम समझते हैं कि टेररिज्म को और इनके जो OGW नेटवर्क है उसको सर्विलेंस में रखने के लिए ज़रूरत है, हमारे पास हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करी गई हैं जो हमें बहुत मदद करती हैं डे टू डे चीज़ों को सर्विलेंस में रखने में और एनालिटिकल रिपोर्ट्स पैदा करने में। तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो थोड़ा से टेररिस्ट जो है देखे गए हैं फिर वापस यूज में आ रहा है, उसके पीछे की वजह क्या लगती है? दूसरी चीज, कितने टेररिस्ट सर LOC और IB पे इस वक्त एक्टिवेट होंगे जो इन्फिल्ट्रेशन की फिराक पे हैं? और क्या जम्मू में स्पेसिफिक 31 दिसंबर है, फेस्टिवल सीजन रहता है, तो कोई थ्रेट, टेरर थ्रेट जो है अभी एट प्रेजेंट? एक तो थुरैया की एक्टिविटी कभी सीन से बाहर गई नहीं थी। थुरैया की एक्टिविटी हमेशा रही है एंड दैट इज़ आल्सो अंडर वॉच और उसके मुताबिक कार्रवाई होती रहती है। जहाँ जहाँ उसके प्रिंट्स मिलते हैं उसके मुताबिक काम होता है। जहाँ जम्मू का पाकिस्तान का फेवरेट टारगेट रहा है, जम्मू हमेशा और आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जम्मू सिटी अपनी कम्युनल हारमनी के लिए जाना जाता है, मगर बीच बीच में इसको ख़राब करने के लिए पाकिस्तान पहले भी कोशिशें करता रहा है, आइंदा भी करता रहेगा, जिसके लिए हम सबको सतर्क रहना है। सिक्योरिटी की जहाँ तक ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक जो जो इनपुट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी तैयारी रखते हैं। आज भी हमारी तैयारी है और मैं समझता हूँ कि जो बॉर्डर के आर पार जो जगह एक्टिव हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं आई है। बावजूद बर्फ़ पड़ने के मेंढर का सेक्टर इस्तेमाल करके पुशाना के ज़रिए से अगर शोपियां में मिल्टन भेजने की कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान बर्फ़ के बावजूद भी सब्र नहीं कर सकता है। अगर टनल खोद करके हीरानगर सांबा के सेक्टर से मिल्टन्स को ट्रकों में और गाड़ियों में डाल के हथियारों के समेत भेजने की कार्रवाई हो रही है, इससे भी दिखता है कि पाकिस्तान इन चीज़ों से सब्र नहीं कर सकता है, जो उसकी प्लान का हिस्सा है। इसी तरीके की कार्रवाइयाँ गुरेज़ के सेक्टर में हुई, कुपवारा बारामूला के सेक्टर में हुई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थ्रेट्स जो पार से फ्रॉम द ट्रेनिंग कैंप्स एंड फ्रॉम द ट्रेंड टेररिस्ट जो पाकिस्तान की किट्टी में रहती हैं वो आगे भी रहेगी। किसी भी टाइम पर इनकी तादाद जो है वो टेररिस्ट कैंप्स के साथ या ट्रेनिंग कैंप्स के साथ 200-250 इस तरफ और 200-250 उस तरफ इतनी रखने की कोशिश पाकिस्तान करता है, ताकि जब लोकल नंबर्स फॉल करें उन नंबर्स को रिप्लेनिश करने के लिए अपने टेररिस्ट भेजें। हाल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान पाकिस्तानी ओरिजिन के टेररिस्ट को भेज रहा है, क्योंकि फॉरेन टेररिस्ट इस साल में काफ़ी बड़ी तादाद में मारे गए। पिछले साल भी लश्कर और जैश के टेररिस्ट पाकिस्तानी ओरिजिन के बहुत ज़्यादा मारे गए थे। अब उनकी गिनती कम हुई है, उस गिनती को और बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने ही दहशतगर्द ट्रेन करके वहाँ से भेज रहा है। तो हम लोग सतर्क हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर ग्रिड, हाईवे ग्रिड, हिंटरलैंड ग्रिड, तीनों जो हमारी ग्रिड्स हैं सिक्योरिटी की, वो अपनी जगह पे मजबूती से काम कर रही हैं। वी विल बी एबल टू काउंटर एनी। सर एक सवाल है सर, सोशल मीडिया पे सर एक बहुत बड़ा थ्रेट है हाईजैकिंग का, ऑनलाइन फ्रॉड्स का। उसमें कई पुलिस अफसरों के अकाउंट भी हैक हो गए हैं, जर्नलिस्ट के अकाउंट भी हैक हो गए हैं। एक बड़ा थ्रेट है इसके ऊपर। साइबर जो आपका सेल है उसमें इस तरह के आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, वो चीजें नहीं है जो हैकर को पकड़े जा सके। क्योंकि पिछले अगर हम बात करें इस साल की, तो इस साल में बहुत से ऑनलाइन, देखिए इस एरिया में मैंने पहले जिक्र किया, ब्रांच के अंदर जो बनाना है उसके लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम लोग इस एरिया में बहुत सारे जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हमसे पहले टेक्नोलॉजी से परिचित थी उनके बराबर तो नहीं है, मगर हम लोग इस एरिया में बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले ही रिक्वायर्ड फंडिंग हो चुकी है। अब सिर्फ हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम कितना जल्द उस सेंटर को सेटअप कर सकते हैं। हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो इन केसेस की तफ्तीश करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है वो अवेलेबल बहुत कम तादाद में था।
उसको और ज़्यादा ट्रेन किया जा रहा है। इस वक्त 25-30 के करीब लोग ऐसे हमारे एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं जिस ट्रेनिंग को आईजी क्राइम खुद सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजिकल गैजेटरी जिसकी ज़रूरत है उसके लिए फंडिंग हो चुकी है, वो भी हम बढ़ाने वाले हैं। साइबर पुलिस का थाना एक जो जम्मू का खुलने वाला है, जल्द ही साइबर का थाना जहाँ पर बन जाएगा। इनका क्राइम ब्रांच का भी साइबर पुलिस स्टेशन जो सैंक्शन हो चुका है। अब सिर्फ हम देख रहे हैं कि उसके लिए सूटेबल जगह और उसको सेटअप करना, सिर्फ कागजी ऑर्डर के साथ सारी कार्रवाई नहीं हो जाती है, उसके फॉलोअप में टाइम लगता है। तो हम लोग उस पर लगे हैं कि हम जल्द ही ये जो साइबर पुलिस स्टेशन है उनको पूरी तरीके से वो मुकम्मल तरीके से उनको फंक्शनल कर सकें। सर, दो जानकारियां डीजी साहब। पुलिस एक बड़ी ही अनुशासन वाली फोर्स है। कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी बहुत ज्यादा ऐसे कुछ बातें की हैं जो पूरी दामन को दाग लगा जाती हैं खाकी पर। एक तो जानकारी चाहूंगा क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, और दूसरा डीजी साहब, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रधानमंत्री भी चाहते हैं और यहाँ के एलजी साहब भी चाहते हैं। क्या इस भ्रष्टाचार में कोई ऐसा पुलिस जवान या अधिकारी है और क्या उस पर कार्रवाई की जा रही है और या कुछ कार्रवाइयां की गई हैं? देखिए, इसमें जो हमारा विंग है एसीबी, जो हाल ही में जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं, पहले आप उसको विजिलेंस डिपार्टमेंट कहते थे, उनका दायरा कार खुला है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है, किस तरह की कोई बंदिश नहीं है। इस साल के दौरान लगभग आधा दर्जन पुलिस के लोग ऐसे होंगे जिनके खिलाफ टाइम टू टाइम एसीबी की तरफ से कार्रवाइयाँ हुई और उसमें हर तरह का समर्थन पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिया जाता है। उसके अलावा अगर कोई इंटरनल कंप्लेंट्स आती हैं, कंप्लेंट्स के रिड्रेसल का मैकेनिज़्म पुलिस का है, उसके मुताबिक पुलिस के अंदर से भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज इनिशिएट होती हैं और उसके मुताबिक जो कार्रवाई बनती है की जाती है। और जहां जायज़ पाया जाए कि दरखास्त दुरुस्त है, अगर हमें क्राइम ब्रांच को भी केस ट्रांसफ़र करना पड़े तो हम लोग करते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। बाकी सीनियर अफसर्स क्या करते हैं और अगर कोई गलत करते हैं उसके लिए क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, वो अपना एक सरकार का, डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का सिलसिला है, उस पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर इतना है कि अगर कोई डिसिप्लिन को वायलेट करके गलत करता है तो वो अननोटिस किसी सूरत में नहीं जाएगा, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। I've been just waiting, sir. Sir, it has been seen. Sir, NI has made a very chilling revelations. In fact, we have seen that some of the mainstream political party leaders giving 10 lakh rupees to Hizbul Mujahideen commander because they wanted favor during Lok Sabha elections. You don't think that this is really very disturbing? Mainstream political party leaders hobnobbing with terrorists, and in this case it was about Wahid Para of PDP. I would only be able to say that it is disturbing, but beyond that only NIA can make a comment. So what, you think that there should be proper investigation, it can't be one man, it should go beyond Wahid Para? Certainly yes. Well, last question. We have seen that there had been of late many surrenders, which you said 12 in number, and it's a very healthy trend that you are giving a second chance to people to live. Of late we have seen again, certain people have started crying foul. Do you think that this seems to be a strategy somewhere Pakistan is perturbed? They are once again trying to run that false narrative so that they can again demonize police force because they had been able to win confidence and trust of the people in Kashmir. Crying foul over this has been part of strategy from Pakistan. I'm sure you would have access to some of their tweets and all. Those tweets are positively indicating that Pakistan is behind this kind of narrative that these surrenders are not genuine surrenders, and then the encounters are not genuine encounters. They have been trying this. They have some elements working on their behalf within Jammu Kashmir also, who are under our surveillance. We will definitely take strong action against them, and we will not allow this kind of false propaganda to take place.